जहां एक तरफ पाक की फिर एक नापाक हरकत सामने आई है, जानेंगे चिनाब ब्रिज पर पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की लाख कोशिशें बेकार गई है और भारत को अब फायदा ही फायदा होता हुआ दिख रहा है। चाइना ने सोचा था कुछ और, लेकिन हो कुछ और गया है। चीन के भरोसे विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाले थे 1.13 लाख करोड़, लेकिन ड्रैगन की भी यहाँ पे हवा निकल गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चिनाब ब्रिज को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान और चीन की हरकत सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज, रियासी और रामबन जिलों को जोड़ने वाले रेलवे पुल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। पाकिस्तान ये एजेंसी चीन के निर्देश पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का हाल ही में परीक्षण शुरू हुआ है, जिससे जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होने की उम्मीद है। इस पुल को जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए अहम माना जा रहा है। इस बीच न्यूज प्लेटफॉर्म इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि पुल के बारे में अहम जानकारी पाकिस्तानी और चीनी दोनों खुफिया एजेंसियों ने जुटाई है। सरकार को जम्मू के रियासी जिले में पुल को पूरा करने में 20 साल से अधिक का समय लगा है। यह 272 किलोमीटर लंबा पुल ऑल वेदर रेलवे सेक्शन का हिस्सा है, जो जम्मू से होकर गुजरेगा और इसका अंतिम गंतव्य कश्मीर घाटी होगा। प्रोजेक्ट के पूरा होने की कोई समय सीमा नहीं है। दरअसल मौके पर कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क अक्सर सर्दियों के दौरान कट जाती है, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बाधित हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिनाब ब्रिज के साथ भारत को आसान सीमा क्षेत्र में रणनीतिक लाभ हो मिलेगा। कश्मीर का हिमालयी क्षेत्र, जो लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव का केंद्र रहा है, एक रेलवे लाइन के साथ एक प्रमुख बुनियादी ढांचा पाने के लिए तैयार है, जो 50 से अधिक राजमार्गों, रेलवे और बिजली प्रोजेक्ट का हिस्सा है। अब यहाँ पर एक तरफ ये सारी चीजें हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा कारनामा किया है और ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अक्टूबर महीने में भारतीय बाजार में भारी बिकवाली करते हुए करीब 1,13,858 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। ये अब तक किसी एक महीने में की गई सबसे ज्यादा बिकवाली। हालांकि वे इस दौरान प्राइमरी मार्केट में सक्रिय खरीदार बने रहे। सेकेंडरी मार्केट में भारी बिकवाली के उलट उन्होंने प्राइमरी मार्केट में 19,842 करोड़ रुपए का निवेश किया। विदेशी निवेशक भारत में बेचो और चीन में खरीदो की नीति पे चल रहे थे, लेकिन चीन का बाजार एक बार फिर दबाव में लौटता हुआ दिख रहा है। चीनी शेयरों में तेजी कम हो रही है। हाल ही में संघाई और हैंग सेंग सूचकांकों में भी गिरावट आई। एफपीआई के व्यवहार में इस तरह के विरोधाभास के बारे में जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉक्टर वी.के. विजय कुमार ने कहा कि प्राइमरी मार्केट के इशू ज्यादातर उचित मूल्यांकन पर है, जबकि बेंचमार्क सूचकांक ऊंचे मूल्यांकन पर कारोबार कर रहे हैं। एफपीआई की लगातार बिकवाली से बेंचमार्क सूचकांकों में पीक से लगभग 8% की गिरावट आई है। एफबीआई आगे भी बिकवाली जारी रख सकते हैं, जिससे बाजार में किसी संभावित तेजी पर रोक लग सकती है। लेकिन ये ट्रेंड देखने को मिला है कि वित्तीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एफबीआई की बिकवाली के बावजूद ये सेक्टर लचीला बना हुआ है। इससे साफ है कि भारतीय शेयरों का उचित मूल्यांकन है, क्योंकि बिक्री घरेलू संस्थागत निवेशकों और व्यक्तिगत निवेशकों ने बिकवाली को एब्जॉर्ब किया है। विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालकर चीन में लगा रहे हैं। इसकी वजह यह थी कि चीन की सरकार ने भारी भरकम पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद चीन के बाजारों में कुछ तेजी दिख रही, लेकिन अब एक बार फिर चीन के बाजार में दबाव हावी होने लगा है। हाल के दिनों में संघाई और हैंग सेंग इंडेक्स में गिरावट आई है। वैश्विक मोर्चे पर बाजार आने वाले सप्ताह में कुछ दिनों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर प्रतिक्रिया देंगे। इसके बाद अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े, महंगाई और फेड के दर में कटौती जैसी बुनियादी कारक बाजार की चाल को प्रभावित भी करेगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक क्षेत्र है जहाँ भारत ने बहुत ही तगड़ा काम किया है, और वो है भारत का जीएसटी रिटर्न। जीएसटी कलेक्शन भारत का इस बार भी बहुत ही बढ़िया रहा है। ये सोचा नहीं गया था कि ये सारी चीजें हो पाएंगी, लेकिन यहाँ पर
एक चीज देखने को मिल रही है कि भारतीय इकोनॉमी में ये इस वक्त का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन रहा है। इस बार सरकार को गुड्स और सर्विस टैक्स में बड़ी रकम मिली है। अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए का रहा है। सालाना आधार पर इसमें 8.9% की तेजी आई है। पिछले साल अक्टूबर में ये 1.72 लाख करोड़ रुपए था। ये लगातार 8वां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। जीएसटी कलेक्शन में हुई वृद्धि दिखलाती है कि देश में आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले सुधार हो रहा है। ये चालू वित्त वर्ष का अब तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है। अब तक सबसे बड़ा 2 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन इस साल अप्रैल में दर्ज किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस सभी में तेजी देखी गई है। अक्टूबर में केंद्रीय जीएसटी के रूप में 33,821 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ। वहीं स्टेट जीएसटी कलेक्शन 41,000 करोड़ रुपए का हुआ। इसके अलावा बीते महीने सरकार को 99,000 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड जीएसटी और 12,550 करोड़ रुपए का सेस भी कलेक्ट हुआ। जीएसटी कलेक्शन में लगातार 2 महीनों में आ रही गिरावट का सिलसिला अक्टूबर के महीने में थम गया। जुलाई में 1,82,000 करोड़ रुपए के बाद अगस्त में कलेक्शन मासिक आधार पर 3.8% घटकर 1.75 लाख करोड़ और सितंबर में 1.14% घटकर 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में जीएसटी संग्रह मासिक आधार पर 8.1% बढ़ा है। हालांकि फेस्टिव सीजन होने पर भी अक्टूबर में सालाना बढ़त 10% से ज्यादा नहीं हो पाई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में जीएसटी कलेक्शन 9.4% बढ़कर 7.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जबकि 2023 में इसी अवधि में यह आंकड़ा 11.64 लाख करोड़ रुपए था। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से जीएसटी 10% बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए हो गया है, क्योंकि माल के आयात से रेवेन्यू पिछले साल के तुलना में 4% बढ़ गया है। रिफंड में भी धीरे धीरे यहाँ बढ़ोतरी आती हुई दिख रही है। ये सारी चीजें एक चीज बतलाती है कि भारत का जो इकोनॉमिक सीन है, ये इकोनॉमिक सीन काफी हद तक स्थिर है। चाहे चाइना लाख जुगत लगा ले, पर इस वक्त भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसके बढ़ने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती हुई दिख रही है। वैसे आपको बता दूं, जो कहा जा रहा है कि अभी काफी लंबे समय तक भारत को इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये फायदा हर तरीके से मिल रहा है और तेजी से अर्थव्यवस्था इसका बढ़ता जा रहा है। ये आईएमएफ का अनुमान भी है। आईएमएफ भी इस बात को कह रहा है। आईएमएफ ने इस चीज को लेकर पुष्टि की है। इन्होंने कहा है कि हालांकि 2025 में इनकी आर्थिक वृद्धि थोड़ी कम रह सकती है, लेकिन एशिया में मैन्युफैक्चरिंग मामले में इस वक्त बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है। आईएमएफ का कहना है कि 60% के योगदान का अनुमान है। 1990 में ये केवल 22% था और आज 60% तक यहाँ विकास और आधे क्षेत्र विकास और श्रमिकों को लेकर की जाने वाली चीजों को लेकर इन्होंने कहा है कि आने वाला समय और भी ज्यादा रोजगार यहाँ पर संरक्षित करेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।